हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज फिर हम 10th का एक अगला वीडियो लेकर हाजिर है आपके बीच में। टॉपिक रहेगा अपवर्तनांक। लास्ट वीडियो में हमने यहीं से छोड़ा था, अपवर्तन के नियम से छोड़ा था। सबसे पहले हमने अपवर्तन बताया था, फिर अपवर्तन के नियम बताए थे। अगला टॉपिक हम चालू करें उससे पहले वही आपसे बात कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अपवर्तन, सबसे पहले अपवर्तन हम किसको कहेंगे। तो हमने बताया था कि प्रकाश जो है वो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब आती है, मान लीजिए ये माध्यम एक है, ये माध्यम एक है और ये माध्यम दो है, माध्यम दो है। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसको सीधे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन वो सीधे नहीं निकल के या तो वो इस तरफ अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब उसको जाना सीधे सीधे चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाके ऐसे। ये हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि जो प्रकाश किरण है वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरी बात, हमने प्रकाश के नियम बताया, अपवर्तन के नियम बताए थे। दो नियम बताए थे। पहला नियम ये कहा था कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये कहा था। दूसरा नियम हमने ये बोला था कि जो एक निश्चित कलर के लिए, एक निश्चित रंग के लिए और माध्यमों के जोड़े के लिए है, माध्यम जैसे मान लीजिए माध्यम एक में हवा है और माध्यम दो आपका पानी है, तो ये एक जोड़ा हो गया, युग्म हो गया। तो एक निश्चित कलर के लिए, माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा, ये आपतन कोण है आपका और ये आपका अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण की जा मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की जा मतलब साइन आर। इसका अनुपात एक स्थिरांक होता है, इसका अनुपात एक स्थिरांक होता है। ये दूसरा नियम है, इसको अपन बोलते थे स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया था और अब एक हमने कांच की स्लेब का भी उसके अंदर पूरा अपवर्तन किस प्रकार से होता है कांच की स्लेब में, ये भी हमने देखा था। आज यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम जो था ये कहता था कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। इस स्थिरांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इस स्थिरांक को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो वास्तव में अपवर्तनांक क्या होता है, ये तो एक अपवर्तनांक की बात हो गई कि स्नेल के नियम से हम बोल रहे हैं कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को एक स्थिरांक कहते हैं, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, अपवर्तनांक का नियम भी कहते हैं। तो ये तो एक सामान्य बात हो गई। वास्तव में अपवर्तनांक क्या चीज़ है, इस पर हम आज बात करेंगे। अपवर्तनांक अपने आप में अगर हम समझना चाहें तो काफ़ी रोचक चीज़ है जो कि आपको 12th तक ले जाती है। कई बार क्या होता है कि 12th तक बच्चे पहुंच जाते हैं, बीएससी में पहुंच जाते हैं, उन सब कुछ मालूम होता है, लेकिन अपवर्तनांक का मीनिंग मालूम नहीं होता है कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो 10वीं के अंदर यदि ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अपवर्तनांक क्या होता है तो ये 12वीं के अंदर जाके और काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों को। तो जब हम अपवर्तनांक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब प्रकाश किरण तिरछी आती हुई और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। अपवर्तन की जब हम बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि जब प्रकाश किरण जो है तिरछी आती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है, बदल लेती है। और ऐसे जो युग्म होते हैं उन युग्म के लिए जो दिशा परिवर्तन जो है, ये जो दिशा का पलटना है, इसको अपन कह सकते हैं
कि इसका जो मेज़रमेंट होता है कि कितनी किरण पलटेगी, मतलब यहाँ से ये कितना ऐसे जाना चाहिए था, इसको ये ऐसे आ रही है, या इसको सीधे निकलना चाहिए था और ये ऐसे बाहर की तरफ जा रही है। तो ये जो चीज़ है, ये जो मेज़रमेंट है कि जो आपकी अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से कितना दूर हट रही है या कितने पास आ रही है, इसका जो मेज़रमेंट है वो वास्तव में अपवर्तनांक के द्वारा ही मापा जा सकता है। अपवर्तनांक से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना दूर जाएगी, कितना पास आएगी। वास्तव में ऐसा क्यों होता है, अब हम आते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, कैसे मेजर करेंगे इसको। आपने तो बोल दिया, बोले इसको कितना दूर जा रही है, कितना पास आ रही है, तो इसको मेज़र किया जाता है। तो मेज़र कैसे मापेंगे, इसको मापने का क्या तरीका होगा। तो देखिए, हम उसके अपवर्तन के कारण पे आते हैं। अपवर्तन के कारण ही ये दूर जा रही है और पास में आ रही है, अभिलंब से दूर हट के जा रही है, और अपवर्तन के कारण ही ये अभिलंब के पास में आ रही है। रीज़न अपवर्तन है। तो अपवर्तन क्यों हो रहा है, यह मैंने पहले भी बताया था आपको उस वीडियो के अंदर भी, यहाँ फिर से मैं बताता हूँ कि अपवर्तन क्यों हो रहा है। क्योंकि जो प्रकाश किरण है, उस प्रकाश किरण का जो वेग होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो डिफरेंट माध्यम के अंदर डिफरेंट होती है। अलग अलग माध्यम में वो अलग अलग होती है। हवा में उसकी चाल अलग होगी, पानी में उसकी चाल अलग होगी, है। तो उस अलग अलग चाल की वजह से जो है प्रकाश किरण जो है वो अपना मार्ग चेंज कर लेती है या उसकी दिशा बदल जाती है। इसका मतलब हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलें तो कहीं ना कहीं जो आपका दिशा का पलटना है, किरण का, प्रकाश की किरण का जो बेंड होना है, अभिलंब से दूर हटना है या अभिलंब के पास आना है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर। जिन माध्यमों से प्रकाश किरण गुजर रही है, उन माध्यमों के प्रकाश की चाल पर ही ये निर्भर कर रहा है कि अपवर्तन कितना हो रहा है, कितना वो अभिलंब से दूर जाएगी या कितना अभिलंब की ओर झुकेगी। बात आपको समझ में आई होगी। इसका मतलब जो अपवर्तनांक है, वो अपवर्तनांक सीधे सीधे काहे पर निर्भर करेगा, अपवर्तनांक निर्भर करेगा उस माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल पर। जिन माध्यमों में से होकर, जिस माध्यमों के जोड़ों में से होकर जो एक पेयर हमने लिया हुआ है माध्यमों का, उस पेयर के अंदर प्रकाश की चाल कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए, यहाँ हम अपवर्तनांक को ये कह सकते हैं कि अपवर्तनांक वास्तव में क्या चीज़ है। अपवर्तनांक वास्तव में क्या चीज़ है, दोनों माध्यमों में जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो इन माध्यमों में प्रकाश की चाल, मान लीजिए माध्यम एक में प्रकाश की चाल कितनी है बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। मान लीजिए माध्यम एक में यहाँ पे अपन मान लें कि V1 है, यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी है, V2 है, तो ये आ जाएगा आपका V1/V2। माध्यम एक में प्रकाश की चाल और माध्यम दो में प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। और यदि इस प्रकार से इसको लिखते हैं n n इसका सिंबल है 21 n21, ये ध्यान रखना आप, n या म्यू भी लिखते हैं, बहुत सी उसमें म्यू भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं μ21 या n21। इसका मतलब हुआ n21 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये भी अपने को समझना चाहिए कि n21 क्या चीज़ है। n21 ये चीज़ है कि प्रकाश किरण माध्यम एक से माध्यम दो में आ रही है। n21 का मतलब क्या है, प्रकाश किरण माध्यम एक से माध्यम दो में आ रही है। पहली बात तो ये n21 का मतलब हुआ। तो प्रकाश किरण दो में आ रही है, इसका मतलब जो आपका अपवर्तनांक है वो किसका हुआ, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हुआ। किसके सापेक्ष, जहाँ से वो आ रही है, मतलब पहले माध्यम से आ रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, उसको हम बताएंगे n21। तो जहाँ n21 लिखा हुआ है, अपने आप हम समझ जाएंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक,
पहले माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है और दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण, जैसे ये वाला, तो ये आपका कहलाएगा अपवर्तनांक। तो सामान्य तौर पे N21 भी हो सकता है, N12 अगर लिखें हम N12 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका माध्यम 2, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे किसका निकाल रहे हैं, माध्यम 1 का, तो नीचे आ जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे अब आ जाएगा V2/V1 है, मतलब कि अब स्पष्ट हो रहा है कि माध्यम 2 से प्रकाश किरण चल रही है और माध्यम 1 में आ रही है, माध्यम 2 से चल के माध्यम 1 में आ रही है। तो ये एरो जो है आपका ये चेंज हो जाएगा। सपोज करें अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ से ये इस टाइप से आ जाएगा, इसको 1 माने, इसको 2 माने, तो 2 से चल के इसको निकलना ऐसे चाहिए, लेकिन ये ऐसे जा रही है। तो N12 का मतलब क्या हुआ, N12 का मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरण 2 से चलकर और 1 में आ रही है, तो 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। तो इस हिसाब से यदि अपन देखें तो अपन अपवर्तनांक की सामान्य परिभाषा क्या दे सकते हैं कि किन्हीं भी दिए गए माध्यमों के जोड़े के लिए, कोई भी जो माध्यम दिए हुए हैं अपने को, चाहे हवा पानी दिया है, कांच और पानी दिया है, या हवा और कांच दिया है, तो कोई भी दिए गए माध्यमों के जोड़े के लिए प्रकाश की चाल के अनुपात को, दोनों प्रकाश की चाल है V1 और V2, V2 और V1, तो प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसी एक परिभाषा हम मोटी मोटी बना सकते हैं कि अपवर्तनांक हम किसको कहेंगे कि किन्हीं भी दिए गए माध्यमों के जोड़े के लिए प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहेंगे। देखिए हमने कोशिश करी यहाँ लिखने की इसको कि किन्हीं दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का क्या मतलब हुआ, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, इसको अपन माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में, तो कैसे लिखेंगे N21, अपवर्तनांक N21 स्पष्ट हो गया, 1 से 2 में आ रही है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में। इसको यदि अपन V1 V2 से बताएं तो कितना हो जाएगा, ये V1/V2। तो ये देखिए, ये आपका अपवर्तनांक हमने क्लियर करने की कोशिश करी कि अपवर्तनांक किसको कहेंगे अपन, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इसको अपन क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। अब बात आई है कि यदि अपन इसकी बात करें कि एक और वर्ड इसके अंदर आगे जाके आता है कि यदि अपन जो दोनों माध्यम में से एक माध्यम अपन हवा रखें और दूसरा माध्यम जो है आप जैसा भी दूसरा माध्यम हो वो रखें, तो जो V1 है, इस V1 की जगह अपन क्या कर सकते हैं, माध्यम 1 मतलब हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, ऐसा कर सकते हैं उसको। तो देखिए एक चीज़, एक टर्म और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं हाथों हाथ, कि हमारा जो सूत्र है वो क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, तो माध्यम 1 की जगह अगर मैं लिख दूँ हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे यहाँ नीचे आ जाएगा जो दूसरा कोई सा भी माध्यम हो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। देखना यहाँ समझना थोड़ा सा, क्या अंतर किया हमने, माध्यम 1 की जगह हमने क्या कर दिया, हवा या निर्वात ले लिया, फिक्स कर दिया कि हवा या निर्वात, तो इसको अपन काहे से बताते हैं, C से, प्रकाश की चाल को, हवा या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो उसको C से बताते हैं, और नीचे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसको हमने V बोल दिया। तो यहाँ आप अगर देखोगे तो हवा के सापेक्ष किसी भी माध्यम की बात कर रहे हैं हम, हवा के सापेक्ष पानी हो सकता है, हवा के सापेक्ष कांच हो सकता है, हवा के सापेक्ष केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हवा के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो जब भी हवा के सापेक्ष किसी माध्यम के बात हम करते हैं तो हम उसको Nm से बताते हैं, N मीडियम। अपवर्तनांक किसका, माध्यम का, डायरेक्ट माध्यम का, जैसे वहाँ अपन 2-1 बता रहे थे, 1-2 बता रहे थे, यहाँ हम क्या करेंगे Nm।
और जो nm होता है अर्थात हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक होता है तो उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो एक नई टर्म आ गई कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं, तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो सामान्य अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या अंतर है तो दोनों अपवर्तनांक ही है, लेकिन जब हम सिंपल अपवर्तनांक की बात करते हैं तो हम कहते हैं माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। मतलब यहाँ भी हवा हो सकती है लेकिन स्पेसिफाई नहीं है, माध्यम 1 कुछ भी हो सकता है, माध्यम 2 भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अपवर्तनांक सामान्य अपवर्तनांक कहलाता है। लेकिन यदि स्पेशल हो कि हवा या निर्वात की बात हम करें तो उसमें प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल यदि इस प्रकार का है तो उसको हम बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए, यदि आप बात करें तो हवा का अपवर्तनांक भी कई बार हम देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं हाथों हाथ बता दूँ कि निरपेक्ष अपवर्तनांक या हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, तो एन एयर की बात करें हम कि ये हवा में कितना होगा, तो ये प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नीचे माध्यम की जगह भी यदि हम हवा ले लें, है ना, क्योंकि हवा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हवा ले लें तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी, तो ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसीलिए हम जगह जगह यूज़ करते हैं। 12th के अंदर भी बहुत बच्चे बहुत से डेरिवेशन में यूज़ करते हैं और कहते हैं हाँ वायु या निर्वात के लिए μ = 1 लिया जाता है। ऐसा कहते हैं 12वीं के अंदर बार बार कि वायु या निर्वात के लिए μ = 1 ले लिया, है ना, मतलब अपवर्तनांक 1 ले लिया। तो वो 1 कैसे आता है, वो इस टाइप से आता है कि यदि आप निरपेक्ष अपवर्तनांक आपने पढ़ा है तो उसमें दोनों प्रकाश, ऊपर भी प्रकाश रहेगा, हवा रहेगा और नीचे भी हवा या निर्वात रहेगा, तो दोनों कट जाता है तो 1। बाकी और अगर आप डीपली जाओगे तो आप देखोगे कि दूसरे जो भी माध्यम है वहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसके अंदर प्रकाश की चाल कम होने से फिर उसका अपवर्तनांक अपने को देखना पड़ता है कि किस हिसाब से उसका अपवर्तनांक आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा अपवर्तनांक किसको कहते हैं और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं। तो सामान्य तौर पे अपवर्तनांक कोई भी दो माध्यम है, उन दोनों माध्यमों के वेगों का अनुपात जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। जबकि निरपेक्ष अपवर्तनांक हम किसको कहेंगे कि यदि माध्यम 1 में अपन हवा या निर्वात ले लें तो माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। चलिए, तो अपवर्तनांक तो आपको समझ में आ ही गया है कि अपवर्तनांक अपन किसको कहते हैं। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 194 के ऊपर। पेज नंबर 194 आप अगर बुक लेके नहीं बैठे हैं पास में तो बुक लेके बैठे हैं। पेज नंबर 194 के ऊपर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न दिया है, देखिए आप 194 पेज पर पहला प्रश्न दिया है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। मतलब वायु से आ रही है, देखिए आप यहाँ पर ऊपर क्या है, वायु है और नीचे क्या है आपका जल है। तो ये आपका अभिलंब है ना। तो यही कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। तो यहाँ से वायु से ये इस टाइप से आ रही है और तिरछी आ रही है, तिरछी आके और जल में प्रवेश कर रही है। तो क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, और बताइए क्यों। तो देखिए, ये वायु की अपन बात करें तो वायु जल के सापेक्ष क्या है, विरल है, विरल माध्यम है ये, और जल क्या है, सघन है, सघन माध्यम है ना। तो वायु क्या है, विरल माध्यम है और जल जो है वो सघन माध्यम है। तो इसको जाना सीधे सीधे चाहिए। हमने बताया था कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा
कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक जाएगी। क्यों बताइए, उसने पूछा बताइए क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, ये हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अभी आपका जो है दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। दूसरा क्या दिया इसने कि एक कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट दी हुई है ऐसी, ये क्या है? कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट। क्या कह रहा है ये कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, मतलब ऊपर क्या है? वायु है, तो यहाँ से जो है प्रकाश ऐसे प्रवेश कर रहा है कांच की प्लेट में ऐसे, और कांच की प्लेट का अपवर्तनांक कितना दिया है इसने? n कितना दिया है? n इज इक्वल टू दिया है 1.50 अपवर्तनांक n इज इक्वल टू 1.50 दिया है। क्या पूछा है? तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो हवा में कितनी होगी? हवा में इसको अपन v1 मान लें और कांच में इसको v2 मान लें। तो यहाँ मानना पड़ेगा आपको, देखिए सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है ये चीज़ लिख लें। तो कांच का अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू 1.50 दिया है। और क्या दिया है? दूसरी एक चीज़ और दे रखी है, क्या दी है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको हम v1 मान लेते हैं। v1 3 × 10⁸ मीटर ये दिया ही है, और ये होता ही है, दिया क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल v1 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब दूसरी चीज़ एक और अपन माने, जो उसने पूछा है, उसने पूछा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो माना कांच में प्रकाश की चाल v2 है, ये मान लिया हमने, ये हमको ज्ञात करना, माना प्रकाश की चाल ज्ञात करना। तो जो आपका फार्मूला है अपवर्तनांक का कि n21 इज इक्वल टू क्या होता है? v1/v2, v1/v2, जहाँ पर v1 क्या है आपकी? निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे में v2 क्या है? कांच दिया है माध्यम, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए n21 इसने दे रखा अपने को 1.50, तो यहाँ लिख दिया 1.50। v1 इसने दिया है 3 × 10⁸, और v2 ज्ञात करना है, तो इस v2 को इधर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v2 इधर आ गया, तो ये हो गया आपका 3 × 10⁸, और बटे में चला गया नीचे 1.50। हाँ, अब इसको सोल्व करो, आप सोल्व करोगे तो ये दशमलव आपने हटाया तो ऊपर आपका कितना आ गया? 2 0 आ गया। तो इसको काटा तो 3 से काटा तो 3 5 15, 50 आ गया। और इस 50 से ये 0 से ये 0 गई, 5 से काटा तो 5 दूना 10। तो v2 इज इक्वल टू आपका आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में जो है चाल कितनी आ गई? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपको?
क्या कहा था उसने कि एक प्रकाश किरण जो है वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, कांच का अपवर्तनांक इतना है और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, तो कांच में प्रकाश की चाल निकालिए। तो अपन ने अपवर्तनांक वाला सूत्र लगाया और इसमें वैल्यूज़ रख के और ये हमने इसको निकाल लिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न में सुन के देखिए आप, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसको हटा देते हैं फिर। तो देखिए इसमें सारणी में यदि आप देखोगे तो इसमें 10.3 जो सारणी दी हुई है 10.3, ये टेबल दी है आपको पूरी। इस टेबल के अंदर एक तरफ द्रव्यात्मक माध्यम लिखा हुआ है और एक तरफ अपवर्तनांक लिखा हुआ है। द्रव्यात्मक माध्यम कौन सा माध्यम है और उसका दूसरी तरफ लिखा हुआ है अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक कितना है। तो सीधी सी बात है कि जिसका अपवर्तनांक, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो प्रकाशिक रूप से सघन होगा, है, प्रकाशिक रूप से सघन होगा। इसका मतलब वहाँ पर जो वेग है वो कम होगा। तो इसने अपने से जो प्रश्न किया था कि जो सारणी दी है इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाशिक घनत्व किसका है, तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है उसका प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा है। तो इस टेबल के अंदर यदि अपन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रकाशिक घनत्व इसमें हीरे का है। हीरे का प्रकाशिक घनत्व कितना है, सॉरी इसने अपवर्तनांक दिया है, हीरे का अपवर्तनांक दिया है 2.42 अपवर्तनांक है हीरे का। तो इसका मतलब इसका प्रकाशिक घनत्व क्या है, ज़्यादा है। प्रकाशिक घनत्व सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक इस सारणी के अंदर, इस टेबल के अंदर जो दिया है वो हीरे का प्रकाशिक घनत्व 2.42, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 दिया हुआ है। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व भी ज़्यादा होता है। तो ये आपका एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा उसने पूछा था कि सबसे कम किसका है ना, प्रकाशिक घनत्व। तो इस टेबल को यदि अपन देखें तो वायु का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना है, 1.003 है ना, 0003 ये अपवर्तनांक है वायु का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रकाशिक घनत्व सबसे कम है, प्रकाशिक घनत्व सबसे कम है। तो ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न सिंपल यही था कि आप सारणी देखिए और सारणी देख के ये बताइए कि जो चीज़ें दी हुई है, अपवर्तनांक और पदार्थ दिए हैं, इसमें ज़्यादा प्रकाशिक घनत्व किसका है और सबसे कम प्रकाशिक घनत्व किसका है। तो ये इसके पीछे, प्रश्न देने के पीछे जो फैक्ट है वो यही है कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है उस माध्यम का घनत्व भी, प्रकाशिक घनत्व भी ज़्यादा होता है। अपन जब समझाते हैं, क्या चीज़ समझाते हैं अपन, जब अपवर्तन समझाते हैं तो हम वहाँ बोल देते हैं कि कांच और पानी का हम एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हम जो घनत्व की बात करते हैं तो जो घनत्व है वो घनत्व हम मास घनत्व की तरफ उसको ले जाते हैं। द्रव्यात्मक घनत्व जो होता है ना हमारा, जिसको हम D से बताते हैं, D = m/v, तो इसकी बात करने लग जाते हैं हम। लेकिन वास्तव में अपवर्तन के अंदर जो है प्रकाशिक घनत्व की बात की जाती है और प्रकाशिक घनत्व जो आपका मास डेंसिटी होती है उससे अलग होता है। यहाँ सिर्फ आपको इतना ही दिमाग में अपने रखना है कि जो हीरा होता है या जो भी पदार्थ है, उस पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वही ये डिसाइड करता है कि वो दूसरे के सापेक्ष उसका प्रकाशिक घनत्व कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो जब आप बात कर रहे हो हीरे की, तो हीरे का इस पूरी टेबल के अंदर 2.42 है, अपवर्तनांक काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा, इन सब पदार्थों के अंदर इसका प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा है तो जो प्रकाश किरण है वो धीरे धीरे चलेगी बेचारी। और यहाँ पर वायु है, वायु का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम है तो बहुत आसानी से चलेगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेग जो है प्रकाश का कहाँ रहेगा, हवा के अंदर रहेगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगा।
उसके अलावा जितने भी माध्यम हैं उन माध्यमों में प्रकाश का वेग कम रहता है। ठीक है, तो ये प्रश्न और आपका हो जाता है। देखिए आपको एक और प्रश्न दिया है इसने कि केरोसिन, तारपीन का तेल या जल दिए गए हैं। आपको केरोसिन दिया है, तारपीन का तेल दिया है और जल दिया है। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? और सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़े का उपयोग कीजिए। तो क्या क्या चीज़ दी उसने? एक तो केरोसिन दिया है, एक तारपीन दिया है और एक पानी दिया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है तेज प्रकाश किस माध्यम में चलता है? तो इस इफेक्ट का उपयोग हमको करना है। तो एक तो कौन सा दिया है, देखो केरोसिन। तो केरोसिन का अपवर्तनांक कितना है ये देख लेना है। एक तारपीन दिया है, तो तारपीन का अपवर्तनांक कितना है ये देख लेना है। और एक जल, तो जल का कितना है ये देख लेना है। तीनों के अपवर्तनांक अपन उस टेबल से देखते हैं, या डायरेक्ट यदि परीक्षा में आएगा तो आपको दे दिया जाएगा कि केरोसिन का जो है 1.44 होता है ना। और पानी की बात करें तो अपन जानते हैं कि 1.33 है। और एक और का है आपका तारपीन का 1.47 होता है। ये इसके अपवर्तनांक हैं। अब हम जानते हैं कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है उसका प्रकाशिक घनत्व भी क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। तो जिसका प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रकाश किरण जो है धीरे चलती है ना। ये अभी अपन ने यहाँ पे भी बात करी थी डिस्कस में। तो अब इन तीनों के अंदर आप देखो कि किसका प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा है। तो सामने दिख रहा है कि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तारपीन का, तो इसका प्रकाशिक घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रकाशिक घनत्व अधिक है ना, अधिक होगा। अतः इसमें प्रकाश किरण कम वेग से चलेगी, कम वेग से चलेगी। ठीक है, तो तारपीन के अंदर तारपीन का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा 1.47 है। इसका मतलब तारपीन का प्रकाशिक घनत्व अधिक है, और प्रकाशिक घनत्व अधिक है इसका मतलब वहाँ पर प्रकाश किरण कम वेग से चलेगी। दूसरा उसने दिया है कि सबसे ज़्यादा तेज काय में जाएगी। तेज काय में जाएगी तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा, जो विरल माध्यम होगा वहाँ तेज जाएगी। तो तीनों में यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो जल है, पानी है, इसका अपवर्तनांक 1.33 है, तीनों में सबसे कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जल का प्रकाशिक घनत्व कम है, प्रकाशिक घनत्व कम है, अतः कम घनत्व है मतलब विरल माध्यम है। विरल माध्यम है तो यहाँ पर क्या होगा, अतः प्रकाश किरण आसानी से, या यूं कहें कि तेजी से चलेगी, अधिक वेग से चलेगी। कुछ भी लिख सकते हैं, समझ में आना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है, उसका जवाब हमको कैसे लिखना है। तो ये प्रश्न भी आपका बहुत आसानी से हो जाता है यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इन दोनों प्रश्न में बेसिक क्या चीज़ है कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा होगा। प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा होगा इसका मतलब वो माध्यम सघन होगा, और माध्यम सघन होगा मतलब वहाँ पर प्रकाश किरण का वेग न्यूनतम होगा। यदि आपका अपवर्तनांक कम है, अपवर्तनांक कम है इसका मतलब प्रकाशिक घनत्व कम है, प्रकाशिक घनत्व कम है इसका मतलब वो विरल माध्यम है, और विरल माध्यम है मतलब वहाँ पर जो प्रकाश किरण चल रही है उसका वेग अधिक होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो देखिए हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो हमने पूरा अपवर्तनांक पढ़ लिया। तो अब हम इससे क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, दो तीन चीज़ें हम लिख सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हीरे का अपवर्तनांक है तो 2.42 आ रहा है, तो किसके सापेक्ष आ रहा है, ये वायु के सापेक्ष। तो वायु के, ये वायु या निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक
अपवर्तनांक 2.42 है। पहली बात तो ये हुई, अर्थात वायु या निर्वात के सापेक्ष होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अर्थात 2.42 हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि ये जो है हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इसका क्या मतलब हुआ, वायु या निर्वात के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, अर्थात 2.42 हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। एक चीज तो ये क्लियर हुई। दूसरी, यदि हम सूत्र की बात करते तो क्या करते थे हम, मान लीजिए यहाँ हीरे का मतलब मीडियम वाली बात हुई है, एक पर्टिकुलर मीडियम की बात हो रही है, तो हीरे का अपवर्तनांक अगर हमको लिखना हो कि हीरे का अपवर्तनांक तो कैसे लिखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक या हीरे का अपवर्तनांक, तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या आता था, हीरे में प्रकाश की चाल, ऐसे लिखेंगे। यही होगा, एक माध्यम इसमें वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, हीरा है। तो अब इसका अपवर्तनांक कितना दिया है, 2.42 दिया है, 2.42 बराबर वायु या निर्वात में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है ना, ये कहेंगे। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, हीरे के अंदर भी प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं, या इसको डायरेक्ट मान नहीं रखें और ऐसे ही लिख दें अपन कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल। तो देखिए, ये मेरा लिखने का आशय ये हुआ कि इससे अपन हीरे के में जो प्रकाश की चाल है उसकी तुलना कर पाएंगे कि एक अगर ये सा दिया हुआ है तो हम तुलना कर सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ये भी इस कथन से स्पष्ट हो रहा है, ये होगी 1/2.42। ये नीचे चला गया, इसको ऊपर ले लिया, ये नीचे चला गया, गुणित में आ गया क्या आपका, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो रहा है कि हीरे में जो प्रकाश की चाल होगी वो चाल वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उससे 1/2.42 गुना होगी, मतलब कम होगी, कहीं ना कहीं इतना 2.42 का उसमें भाग लगेगा, और निश्चित रूप से वो चाल जो होगी हीरे में प्रकाश की चाल, वो वायु या निर्वात की चाल से इतना गुना कम होगी, 2.42 गुना, क्योंकि 2.42 का उसमें भाग लगेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें है कि हीरे में प्रकाश की चाल जो है 1.242 गुना वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होगी। तो ये क्लियर हुआ है कि हीरे में अपवर्तनांक 2.42 है। इसका आशय दो होता है, एक आशय यह होगा कि इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक इतना है, इसका मतलब वायु या निर्वात के सापेक्ष इतना है, दूसरा इसकी जो चाल है हीरे में वो वायु या निर्वात से इतने गुना कम होगी। ठीक है, तो ये आपको आज पूरा अपवर्तनांक अपन ने को समझाने की कोशिश करी, और ज़्यादा डीप में आप जब 12th में आओगे तो और अच्छे से इसको समझिएगा, परंतु अभी भी आपको मैंने कोशिश करी है कि अपवर्तनांक पूरा आपको क्लियर हो। किस हिसाब से हम अपवर्तनांक को जानेंगे, अपवर्तनांक क्या चीज़ होती है, तो सीधे सीधे जो अपवर्तनांक होती है वो जो अपवर्तन का रीज़न होता है, जो प्रकाश किरण बेंड होती है, दूर जाती है, पास आती है, उसके मेज़रमेंट को शो करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को शो करने के लिए, वेलोसिटी का जो अनुपात होता है उसको निकालने के लिए, कहाँ पर प्रकाश किरण तेज चलेगी, कहाँ पर प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा, कहाँ प्रकाशिक घनत्व कम होगा, ये सब चीज़ें जो है ऑप्टिक्स की ये अपवर्तनांक से जुड़ी हुई है। इसलिए हमने अपवर्तनांक को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी। साथ ही साथ आपके 4-5 प्रश्न जो NCERT में दिए हुए हैं, जो बच्चे रटते हैं जिनको, तो मैंने कोशिश करी कि ये आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो, उसके आधार पे आप इसको कर पाएँ। वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।